ये कहानी एक ऐसे अनोखे बच्चे की है जो अपनी याददाश्त खो चुका है, पर जब धीरे धीरे वो लोगों के बीच में जाता है तो उसकी शक्तियां देखकर उसके आसपास के लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो किसी भी काम को चंद ही पलों में सीख सकता है और वो काम जो इंसान सालों से कर रहे हैं उस काम को वो उनसे भी बेहतर कर सकता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेरिल। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी कार को बहुत रफ्तार से चला रहा होता है। उसकी कार में 10 साल का बच्चा डेरिल भी है। दरअसल इनका पीछा एक हेलीकॉप्टर कर रहा है और यह आदमी इस बच्चे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। इसीलिए बीच रास्ते में वो डेरिल को उतार देता है और कार लेकर आगे बढ़ जाता है। हेलीकॉप्टर अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। दरअसल हेलीकॉप्टर में जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि उसने डेरिल को बीच रास्ते में उतार दिया है, इसीलिए लगातार वो उसकी कार का पीछा कर रहे होते हैं और तभी उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वो खाई में गिर जाती है। हेलीकॉप्टर में जो लोग हैं उन्हें लगता है कि डेरिल और उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वहां से चले जाते हैं। पर डेरिल अब भी जंगल में होता है, उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा कपल आता है जो डेरिल को जंगल में अकेला देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उससे कई सारे सवाल पूछते हैं पर डेरिल उनकी बात का सही जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए वो डेरिल को एक अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं। अब डेरिल जब अनाथ आश्रम के बच्चों को देखता है तो सब के सब खेल रहे होते हैं। वो डेरिल से भी खेलने के लिए कहते हैं। डेरिल कहता है कि मुझे कोई खेल खेलना नहीं आता। ये सुनकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डेरिल का मेडिकल चेकअप होता है। वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है पर उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर को लगता है कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है जिस वजह से वो अपनी पिछली सभी बातें भूल चुका है। और अब एक ऑफिसर आता है जो डेरिल को एक फॉस्टर होम में ले जाता है जो कि जॉयस और उसका हस्बैंड चलाते हैं। जब तक डेरिल के माता पिता नहीं मिल जाते उसे यहीं पर रहना होगा। जॉयस और उसके हस्बैंड को डेरिल बहुत अच्छा लगता है और हैरानी की बात यह होती है कि वो सामाजिक चीजों को बहुत कम जानता है। अब उन्हीं के पास में रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम टर्टल होता है वो डेरिल से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। डेरिल भी उसके साथ जाता है। वो डेरिल को बहुत सारी बातें बताता है जो उसके लिए नई होती है। इसके बाद वो डेरिल को अपने घर भी ले जाता है जहाँ पर उसकी बड़ी सिस्टर भी होती है। दरअसल वो अपनी सिस्टर के साथ हमेशा कंप्यूटर पर एक कार रेसिंग गेम खेलता है। वो डेरिल को भी वो गेम दिखाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर का इसमें हाई स्कोर है। वो डेरिल को भी खेलने के लिए कहता है और जब डेरिल उस गेम को खेलता है तो पहली बार में टर्टल की सिस्टर से भी ज्यादा स्कोर बना देता है, जो देखकर वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले भी इस गेम को खेला है। पर डेरिल कहता है कि मैंने ऐसा गेम कभी पहले नहीं खेला था। अगले दिन वो टर्टल के साथ स्कूल जाता है जहां पर इनका क्लास टीचर इन सबको एक टेस्ट देता है। टेस्ट मिलने के कुछ ही सेकंड्स में डेरिल अपना टेस्ट कंप्लीट करके टीचर के पास जाता है जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसमें सही आंसर्स लिखने हैं। डेरिल कहता है कि एक बार चेक तो कर लें, वैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 9 गलत लिखा था पर मैंने उसका आंसर सही लिखा है। और जब टीचर चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है। सच में डेरिल ने हर एक आंसर सही लिखा होता है, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी सही होता है जो टीचर ने गलत लिख दिया था। और अब टीचर भी हैरान हो जाता है क्योंकि आज डेरिल का स्कूल में पहला दिन होता है। उसने डेरिल को आज से पहले कुछ नहीं पढ़ाया होता। सब बच्चे टीचर पर हंस रहे होते हैं कि उसे क्वेश्चन भी सही से लिखना नहीं आता। अब डेरिल जब स्कूल से घर वापस आता है तो जॉयस के हस्बैंड यानी कि रिचर्डसन, जो कि डेरिल के फॉस्टर पेरेंट्स हैं, वो डेरिल से कहता है क्यों ना बेसबॉल खेले। पर डेरिल ने आज से पहले कभी बेसबॉल नहीं खेला, इसीलिए उसे बेसबॉल का बैट पकड़ना नहीं आता। रिचर्डसन उसे सारे रूल्स बताता है, ये भी बताता है कि किस तरह से बैट को पकड़ा जाता है। डेरिल जल्दी सारे रूल्स को समझ जाता है। उसे समझ में आ चुका है कि उसे बॉल को कब हिट करना है। रिचर्डसन उसकी तरफ बॉल फेंकता है और डेरिल एक जोरदार शॉट मारता है जो देखकर रिचर्डसन पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल का रिचर्डसन इतना अच्छा शॉट मार पाएगा। उसे लगता है कि ये इत्तेफाक है, इसीलिए एक बार फिर से वो उसकी तरफ बॉल फेंकता है और इस बार डेरिल पहले से भी अच्छा शॉट मारता है। उसकी टाइमिंग बहुत सटीक होती है। ये देखकर रिचर्डसन पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि शायद पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े बेसबॉल के प्लेयर थे।
अगले हफ्ते मैंने अपने दोस्त से बेसबॉल मैच की शर्त लगाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम उन्हें गेम हरा देंगे। और अब शाम को वो ऑफिसर जिसने डेरिल को रिचर्डसन और जॉयस के घर पर छोड़ा था, वो उनके घर पर आता है ताकि वो डेरिल के बारे में पूरी रिपोर्ट ले सके। जॉयस कहती है कि डेरिल एक परफेक्ट बच्चा है, एक बार उसे कोई काम सिखा दो, अगली बार से वो उस काम को पूरे परफेक्ट तरीके से अपनी टाइमिंग में ही करता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर हमने कुछ फीड कर दिया हो। मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी जरूरत है। ऑफिसर कहता है कि हो सकता है कि उसके जो असली माँ बाप हैं उन्होंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की हो, इसीलिए डेरिल इस तरह का बच्चा है। तुम्हारा काम है बच्चों की देखभाल करना, बस तुम्हें वही करना है। अगले दिन रिचर्डसन डेरिल को अपने साथ बेसबॉल के मैच के लिए ले जाता है। रास्ते में वो एक एटीएम के पास रुकता है क्योंकि उसे पैसे निकालने हैं, लेकिन पैसे नहीं निकलते। रिचर्डसन कहता है कि शायद मशीन खराब है। डेरिल कहता है कि मशीन कभी खराब नहीं होती, ना ही वो कोई गलती करती है, गलती सिर्फ इंसान करते हैं। रिचर्डसन वहां से चला जाता है, जिसके बाद डेरिल मशीन में कुछ बटन्स दबाता है और उससे पैसे निकल जाते हैं, जो देखकर रिचर्डसन बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हुआ। उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देता और अब वो बहुत सारे एटीएम के बटन्स दबाता है, जिसके बाद वो रिचर्डसन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। उसके अकाउंट में जो पहले थोड़े बहुत पैसे थे अब वो लाखों में बदल चुके हैं, जिसके बारे में रिचर्डसन को कुछ पता नहीं चलता। अब ये बेसबॉल का मैच खेलने पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले दूसरी टीम परफॉर्म करती है। वो एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर देती है, पर जब डेरिल की बारी आती है तो वो ऐसे ऐसे शॉट्स मारता है जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं और डेरिल की वजह से पहला मैच जीत जाते हैं। वहां पर जॉयस भी होती है, जो उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान होती है। दरअसल वो चाहती है कि वो डेरिल को हमेशा के लिए अडॉप्ट कर ले, पर अगर उसके असली पेरेंट्स मिल गए तो वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑफिसर ने उन्हें ये बात कही थी। रिचर्डसन और जॉयस का कोई बच्चा नहीं होता। साथ ही जॉयस के दिमाग में ये भी आता है कि अगर डेरिल हर एक काम को करने में इतना निपुण है तो डेरिल को उनकी क्या जरूरत। इसके बाद जब वो जॉयस के पास आता है तो जॉयस की बातों में उसे नाराजगी दिख जाती है। ये बात वो अपने दोस्त टर्टल को बताता है। टर्टल कहता है कि जॉयस की नाराजगी बिल्कुल ठीक है, तुम हर एक काम को इतने अच्छे से करते हो कि लगता नहीं कि तुम छोटे बच्चे हो। बच्चे गलतियां करते हैं, शरारतें करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स को परेशान भी करते हैं, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करते। और अब डेरिल के दिमाग में बात बैठ जाती है। अगले मैच में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, जिससे उनकी टीम मैच हार जाती है। और जब रिचर्डसन उसके पास आता और पूछता है कि तुमने इतना गंदा परफॉर्म क्यों किया, तो वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम एक सट्टेबाज हो, तुम मेरा इस्तेमाल करके पैसे बनाना चाहते हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। जॉयस उसे समझाती है और कहती है कि बच्चे इस तरह से बात नहीं करते, तुम्हें कभी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो कहता है ठीक है, आज के बाद मैं इस तरह से बात नहीं करूंगा। इसके बाद ये घर वापस आ जाते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि अनाथाश्रम में डेरिल के असली माता पिता आए थे, जो जल्दी उसे वहां पर लेने आने वाले हैं। ये जानकर ये दोनों के दोनों उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेरिल से अटैच हो चुके हैं। रिचर्डसन डेरिल के कमरे में जाता और उसे बताता है कि तुम्हारे माँ बाप मिल चुके हैं, तुम अपने घर वापस जाओगे, लेकिन जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो यहाँ पर जरूर आना। अगले दिन डेरिल के माता पिता आ जाते हैं, जो डेरिल को कहते हैं क्या तुमने हमें नहीं पहचाना। डेरिल कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। जॉयस और रिचर्डसन को समझ में आ जाता है कि यही डेरिल के पेरेंट्स हैं। उसकी याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए सब कुछ उसे साफ साफ याद नहीं आ रहा। और अब ये दोनों के दोनों डेरिल को एक एयरपोर्ट पर लाते हैं, जहां पर इनका प्राइवेट प्लेन होता है। डेरिल उस प्लेन में बैठ जाता है, जहां पर वो पायलट के पास जाता और पूछता है कि इसे कैसे चलाते हैं। पायलट उसे कुछ बातें बताता है, जिसके बाद डेरिल खुद ही उन्हें प्लेन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है, जो सुनकर दोनों पायलट्स हैरान हो जाते हैं। वहीं पीछे हमें डेरिल के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जो आपस में बात करते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा मिशन हमने इतनी आसानी से पूरा कर लिया। इसके बाद ये दोनों के दोनों डेरिल को एक लैब में लाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि डेरिल कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक रोबोट है, जिसे इसी लैब में बनाया गया था। उसे बनाने वाले यही दोनों वैज्ञानिक हैं,
जो उसके पेरेंट्स बनकर जॉयस और रिचर्डसन के घर गए थे और अब ये उसके हर एक तरह के टेस्ट करते हैं क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो लैब से बाहर गया था। वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स है। हंसना, रोना, दर्द होना, हर एक चीज को महसूस कर सकता है। साथ ही उसे टेस्ट का भी एहसास है। ये जानने के बाद ये दोनों के दोनों वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो मिलिट्री के पास जाते हैं जिनके लिए उन्होंने इस रोबोट को बनाया था और बताते हैं कि ये साइंस की दुनिया का एक अजूबा है। पर मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि हमें इस तरह का रोबोट नहीं चाहिए, हमें एक वॉर मशीन चाहिए जो दुश्मन से लड़ने में हमारी मदद कर सके। डैरेल हमारे किसी काम का नहीं है। अगर बाहर की दुनिया को उसकी असलियत पता चल गई तो हम मुसीबत में आ जाएंगे, इसीलिए उसे खत्म कर दो। ये जानकर वैज्ञानिक को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे एहसास है कि अगर उसने डैरेल को मारा तो उसे उतना ही दर्द होगा जितना एक इंसान को होता है। और इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में जो आदमी उसे लैब से निकाल कर ले गया था उसे इस बात का पता था। वो चाहता था कि डैरेल इस लैब से निकल कर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जिए, इसीलिए डैरेल को यहाँ से निकाल कर ले गया था। और अब ये वैज्ञानिक भी यही चाहता है। वो चाहता है कि डैरेल एक इंसान की तरह जिए, इसीलिए वो जॉयस और रिचर्डसन को बताता है और सारी सच्चाई उन्हें बता देता है कि डैरेल एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। पर वो पूरी तरह से एक इंसान की तरह है। वो हर एक चीज को महसूस कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि उसे यहाँ पर मारा जाए। मैं किसी भी तरह उसे लैब से निकाल कर तुम तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद तुम्हें उसकी सुरक्षा करनी होगी। जॉयस और रिचर्डसन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही डैरेल को अपना बेटा मानते हैं। अब रात को एक आर्मी का जनरल लैब में आता है ये देखने के लिए कि अब तक वैज्ञानिकों ने डैरेल को डिसमेंटल किया या नहीं। वैज्ञानिक बड़ी चालाकी से एक जानवर का ऑपरेशन करके उसे दिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने डैरेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन अब भी जनरल को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि एक वैज्ञानिक अपनी रचना को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए हर एक सिस्टम को चेक करता है। जल्दी उसे पता चल जाता है कि अब भी डैरेल का सिस्टम ऑन है, यानी कि वो जिंदा है। पर इससे पहले कि वो डैरेल तक पहुंच पाता, वैज्ञानिक उसे अपनी कार में बैठाकर यहाँ से निकल जाता है। सिक्योरिटी उसका पीछा भी करती है लेकिन डैरेल खुद कार को ड्राइव करता है और तेजी से यहाँ से कार को लेकर निकल जाता है। रास्ते में ही अपनी कार को बदल लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से अब वैज्ञानिक की कार को ड्राइव कर रहा होता है। इनके सामने पुलिस की एक गाड़ी आती है जो इन्हें रोकने की कोशिश करती है। वैज्ञानिक को पता है कि अगर उसने गाड़ी रोकी तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए वो पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर वहां से आगे बढ़ जाता है। पुलिस वाले को मजबूरी में गोली चलानी पड़ती है, जो गोली वैज्ञानिक को लग जाती है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हालांकि दोनों के दोनों यहाँ से निकल चुके हैं, पर अब वैज्ञानिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो डैरेल से कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, लेकिन यहाँ से आगे तुम्हें अपनी खुद रक्षा करनी होगी। इसके बाद वैज्ञानिक की मृत्यु हो जाती है। डैरेल को उसकी मृत्यु से बहुत दुख होता है और अब डैरेल एक बार फिर से आर्मी की फैसिलिटी में पहुंच जाता है, जहां पर वो अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। सारे के सारे सोल्जर्स पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इमरजेंसी है और ठीक उसी वक्त वहां से डैरेल एक फाइटर प्लेन लेकर उड़ जाता है, जिस बारे में सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि डैरेल प्लेन लेकर यहाँ से निकला है। वो रेडियो से उससे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि जल्दी तुम्हें वापस आना होगा, वरना मिसाइल से हम तुम्हारे प्लेन को उड़ा देंगे। पर डैरेल पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो च्युइंगम को कैमरे पर चिपका देता है और अब वो अपने दोस्त टर्टल को कॉल करता और कहता है कि हमारे घर के पास जो लेक है, जल्दी वहां पर आ जाओ। टर्टल कहता है कि तुम कैसे आ रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। वहीं आर्मी वालों ने उसकी तरफ मिसाइल को छोड़ दिया होता है, जो अगले 6 मिनट्स में उसके प्लेन से टकरा जाएगी और 6 मिनट होते ही प्लेन को वो हिट करने वाली होती है। पर इससे पहले ही वो प्लेन की सीट को इजेक्ट करके वहां से निकल जाता है। मिसाइल उससे टकराती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं डैरेल को दिखाया जाता है जो पैराशूट से लैंड तो करता है, लेकिन वो पानी में डूब जाता है, उसे तैरना नहीं आता। वहीं मिलिट्री को यकीन हो जाता है कि अब डैरेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद कोई नहीं बच सकता।
वहीं हमें टर्टल को दिखाया जाता है जो अपनी बहन के साथ लेक के किनारे आ चुका होता है। वो देखता है कि डेरिल पानी में डूब चुका है। वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। साथ ही उसकी बहन आसपास के लोगों से मदद मांगती है। ये डेरिल को पानी से निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त से पानी में डूबने की वजह से वो होश में नहीं आ रहा होता। सबको लगता है कि डेरिल मारा जा चुका है, लेकिन टर्टल कहता है कि वो नहीं मर सकता क्योंकि वो एक रोबोट है। यहाँ पर वो दूसरी वैज्ञानिक आ जाती है जिसने डेरिल को बनाने में दूसरे वैज्ञानिकों का साथ दिया था। उसे पता है कि मिलिट्री अब उसे चेज नहीं कर रही क्योंकि उन्हें लगता है कि वो विस्फोट में मारा गया, और अब वो डेरिल के माइंड को एक बार फिर से रीएक्टिवेट कर देती है जिससे वो जिंदा हो जाता है और उसे वो जॉयस और रिचर्डसन के पास ले जाती है ताकि डेरिल को एक परिवार मिल जाए। डेरिल को पाकर वो सब के सब बहुत खुश होते हैं और इस तरह से डेरिल को एक परिवार मिल जाता है। साथ ही उसके पास एक दोस्त भी है जिसका नाम टर्टल है, और अब इन्हीं के साथ वो इंसानों की तरह अपनी जिंदगी को जिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।